प्यारे बच्चों, आज हम लोग पी ब्लॉक से ग्रुप 18 के तत्वों के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए ग्रुप 18 के तत्व। ग्रुप 18 के तत्व कौन कौन से हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। इसके अलावा एक नया तत्व का खोज हुआ है, ऑर्गेनेशन। ठीक है। ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस, इंग्लिश में इनर्ट गैस और अनरिएक्टिव गैस और नोबल गैस और एरोजेंस, इतने नामों से इसको जाना जाता है। इनर्ट गैस, अनरिएक्टिव गैस, नोबल गैस और एरोजेंस। इनर्ट गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अक्रिय होते हैं, ये क्रियाशील नहीं होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इनको निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है। एरोजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एयर से प्राप्त होते हैं। लगभग रेडॉन को छोड़कर जितने भी निष्क्रिय गैस हैं, आयतन के हिसाब से 1% वायु का भाग ये होते हैं, एयर का भाग होते हैं, इसलिए इनको एरोजेंस कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि इनको उत्कृष्ट गैस क्यों कहा जाता है? आजकल इनको कहा जा रहा है उत्कृष्ट गैस। पहले इनको इनर्ट गैस, अनरिएक्टिव गैस कहा जाता था, आजकल इनको क्या कहा जाता है? नोबल गैस कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो प्रश्न ये है कि पहले ये निष्क्रिय थे, अब उत्कृष्ट कैसे हो गए? निष्क्रिय का मतलब कि जो किसी से अभिक्रिया नहीं करे, किसी से मिले जुले नहीं। तो कौन ऐसा होता है जो किसी से मिलने जुलने की जरूरत जिसको नहीं पड़ती है? किसी से मिलता जुलता हुआ है जिसको किसी चीज की आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता का कोई किसी से नहीं मिलता है। तो ये किसी से मिलते जुलते नहीं थे, ये निष्क्रिय थे या अक्रिय थे, क्योंकि इनके घर में सब कुछ भरा हुआ था, इनको किसी चीज की कमी नहीं थी। इनके सभी ऑर्बिटल्स पूर्णतः भरे थे, पूरा भरा हुआ था इनके घर में, किसी भी चीज की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि दूसरे से मिलना। इसलिए इनको अक्रिय कहा जाता था, निष्क्रिय कहा जाता था, क्योंकि इनको किसी से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए किसी से मिलते जुलते नहीं थे। समाज में भी, हम लोग के आस पड़ोस में भी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी से मिलता जुलता नहीं होता है, तो उसको कहा जाता है कि वह निष्क्रिय आदमी है, वह अक्रिय है। लेकिन इन्हीं के परिवार का एक सदस्य जो है जेनन, यह चला गया, ये किसी से मिलते जुलते नहीं है, मतलब ये राजा है, राजा भोज है। ठीक है ना। इन्हीं के परिवार का एक सदस्य चला गया गंगू तेली के पास। सुने हैं गोविंदा का गाना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इतना सुपर डुपर हिट हुआ था वह गाना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उसी तरह यह राजा भोज चला गया गंगू तेली। क्या है राजा भोज? क्यों? क्योंकि इसका सभी घर भरा हुआ, इसको किसी चीज की कमी नहीं थी। ये गंगू तेली क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन है, हैलोजन है, हमेशा इसका, आपको जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 साथ होता है। बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होने के चलते ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए झोली फैलाए खड़ा रहता है कि बाबा 1 इलेक्ट्रॉन दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भिखारी बना रहता है, इसलिए यह गंगू तेली हो गया। तो राजा भोज जब गंगू तेली के घर जाकर के बैठने लगे, तो लोग देखे कि अरे ये तो दूसरे के घर जा रहे हैं, ये तो दूसरे के घर जाकर बैठ रहे हैं। तब इनको निष्क्रिय गैस से बदलकर इनका नाम क्या कर दिया गया? उत्कृष्ट गैस कर दिया गया, नोबल गैस कर दिया। अब ये आदमी नोबल हो गया, अब लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। इसलिए जेनन के फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ कुछ यौगिकों के पाए जाने के कारण इनको अब निष्क्रिय गैस से क्या कहा जाने लगा? नोबल गैस कहा जाने लगा, उत्कृष्ट गैस कहा जाने लगा। तो ये इस ग्रुप के सदस्य हैं। इनको याद करने का ट्रिक आपको पहले भी बताया गया है, फिर से एक बार लिख लीजिए। हीना, नीना और करीना
ऐसे ही रहना जी। हीना, नीना और करीना ऐसे ही रहना जी। हीना हो गया HE, नीना हो गया NE और हो गया AR, करीना KR, ऐसे XE, रहना RNG यानी OG। ऑर्गेनाइजेशन, ये नया एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, इनका जो मुख्य स्रोत है ये रेडॉन को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस वायु में 1% पाए जाते हैं, आयतन के हिसाब से 1%। ठीक है, इसमें जो हीलियम है, हीलियम का मुख्य औद्योगिक स्रोत प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है। इसको याद रखेंगे, हीलियम का मुख्य औद्योगिक स्रोत क्या हो गया? प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं ग्रुप 18 के तत्वों की सामान्य विशेषताएं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम का परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54, 86। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 2, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8, 2, 8, 18, 18, 8, 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2, 8, 10, 18, 28, 32, 60, 18, 78, 8, 76। देखिए, हीलियम को छोड़कर आप देख सकते हैं कि सबके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हीलियम को छोड़कर सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है हीलियम को छोड़कर। हीलियम का कितना होता है? 1s2 होता है। हीलियम को छोड़कर इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और हीलियम को छोड़कर, हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को छोड़कर सभी तत्वों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है हीलियम को छोड़कर। हीलियम में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इनके सभी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं। जैसे देखिए, बाहरी कक्ष का NH2NP6 है। S में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2, तो S भी भरा हुआ है। और P में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 6, तो P भी भरा हुआ है। तो इनके सभी ऑर्बिटल जो होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा देखते हैं, परमाणु आकार। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षों की संख्या बढ़ती है और कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु आकार बढ़ता जाता है। तो लिखेंगे वर्ग में ऊपर से
नीचे की ओर आने पर कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु आकार बढ़ता जाता है। देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी सबसे छोटा परमाणु आकार इसमें किसका होगा, हीलियम का होगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें। इसके बाद हम लोग देखते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होता है, आपको बताया गया है कि किसी भी परमाणु के गैसीय अवस्था में कोई अकेला परमाणु हो, इसके सबसे बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसी को कहते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाता है, आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नाभिक हमेशा अपनी ओर खींच रहा है। नाभिक इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी ओर खींच रहा है, इस पर आकर्षण बल लग रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब कब आयनन ऊर्जा कम होगी, कब अधिक होगी, तो जब यह आकर्षण बल अधिक होगा तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, और यह आकर्षण बल कम होगा तो ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। अब आकर्षण बल कब कम होगा, कब अधिक होगा, तो जब परमाणु का आकार बढ़ा तो आकर्षण बल कम, आकर्षण बल कम तो कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयनन ऊर्जा कम होगी। परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक होंगे तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। यानी परमाणु का आकार बढ़ा तो आयनन ऊर्जा अधिक, और परमाणु का आकार छोटा तो आयनन ऊर्जा अधिक, और परमाणु का आकार बढ़ा तो आयनन ऊर्जा कम। अब ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, नाभिक से संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसको हटाना है की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल घटेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। ठीक है ना, आयनन ऊर्जा घटेगी, मतलब इसमें सबसे अधिक आयनन ऊर्जा इसका होगा, इसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसमें सबसे कम इसका होगा लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा घटती जाती है, आयनन ऊर्जा घटती जाती है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ रहा है, इसलिए आयनन ऊर्जा घटती जाएगी। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, निष्क्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा किसी भी आवर्त में सबसे अधिक होती है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होगी, निष्क्रिय गैसों। तो लिख सकते हैं किसी भी आवर्त में निष्क्रिय गैस की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक
होती है। ये याद रखेंगे, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता है। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा निष्क्रिय गैसों की होती है, इसीलिए निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते। तो यहां लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि अधिक आयनन ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अधिक आयनन ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकते, इसलिए आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक ज्ञात तत्वों में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होता है, हीलियम का होता है। अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उसमें सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होता है, तो हीलियम का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए सब नोट कर लीजिए। अब आयनन ऊर्जा के बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जैसे मान लीजिए परमाणु में ये सबसे बाहरी कक्ष है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ा जाए, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो इसमें ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, वह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। अब ऊर्जा मुक्त हो रही है और ऊर्जा मुक्त होती है तो एंथैल्पी, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी में परिवर्तन को डेल्टा एच से निरूपित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए ई, गेन के लिए जी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा एच ईजी से निरूपित करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान किसी परमाणु द्वारा, गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो जितनी ऊर्जा निकलेगी वह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ऊर्जा निकल रही है मतलब डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन निष्क्रिय गैसों को इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं है तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऋणात्मक नहीं होगी, ऊर्जा निकलेगी नहीं। इलेक्ट्रॉन यदि इनको जबरदस्ती दिया जाए, क्योंकि क्यों लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके सभी कक्ष जो होते हैं वह पूर्णतः भरे होते हैं, पूर्ण भरे ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जब पूरा भरा ऑर्बिटल है, घर में सब कुछ भरा हुआ है, तो फिर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन इसमें घुसाया जाए, जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती की जहां बात होगी तहां ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और ऊर्जा लगानी पड़ेगी तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, तब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ग्रुप 18 के तत्वों का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होगी तब ना इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेंगे तब ऊर्जा निकलेगी। लेकिन इनको इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके सभी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं है, जब किसी को रसगुल्ला खाने का मन नहीं हो, जबरदस्ती रसगुल्ला उसको खिलाया जाएगा तो उल्टी कर देगा। इसीलिए जब इनको इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे तो जबरदस्ती की जहां बात होगी तहां क्या होगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा देनी पड़ेगी तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है, अधिक धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि
इनके सभी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं। सभी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों मिलता जुलता वर्ड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव। इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव इनका क्या होगा? जब इनके सभी घर पूर्णतः भरे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव शून्य होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ग्रुप 18 के तत्वों के गुण। पहला कि ये एक परमाणुविक होते हैं, इसका मतलब कि इनके एक अणु में एक ही परमाणु होता है। जैसे He को आप हीलियम का एक अणु भी कह सकते हैं, He को हीलियम का एक परमाणु भी कह सकते हैं। नियॉन Ne, इसको आप नियॉन का एक अणु भी कह सकते हैं, नियॉन का एक परमाणु भी कह सकते हैं। मतलब इनके एक अणु में एक ही परमाणु होते हैं। ये जल में अल्प विलेय होते हैं, जल में कम घुलनशील होते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक अति निम्न होते हैं। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय गैस एक दूसरे से बहुत ही कमजोर वांडर वाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। वांडर वाल आकर्षण बल में भी तीन तरह का होता है। एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स कहा जाता है। तो इसमें सबसे कमजोर इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, जिसको लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस कहा जाता है। वहीं इनमें पाया जाता है हीलियम के अणु एक दूसरे से, नियॉन के अणु एक दूसरे से उसी बहुत ही कमजोर लंदन फोर्सेस द्वारा या डिस्पर्सन फोर्सेस द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए इनका गलनांक एवं क्वथनांक अति निम्न होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि ग्रुप 18 के तत्व रासायनिक रूप से अक्रिय क्यों होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय क्यों होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी रासायनिक अक्रियाशीलता के निम्नलिखित कारण। पहला कि इनके सभी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं। अब देखो बाबू, कब कोई आयनिक बॉन्ड, प्रायः बॉन्ड दो तरह का होता है, आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजी बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है? तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर सकता है। और सहसंयोजक बॉन्ड कौन बनाता है? जिनमें ऑर्बिटल जो होते हैं वे अपूर्ण भरे होते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल वही ओवरलैप करता है। तो इनकी आयनन ऊर्जा अधिक है तो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है। इनका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण नहीं करेगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। दूसरा, इनके सभी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे हुए हैं। सभी ऑर्बिटल जब पूर्णतः भरे होंगे, ऑर्बिटल जब पूरा भरा रहेगा, जैसे मान लीजिए ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन है पूरा भरा है तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं होगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, सहसंयोजक बंध नहीं बनेगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता तब ये दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप करते, जिसमें युग्मित रहता दोनों ओवरलैप करके पेयर्ड हो जाते, दोनों ओवरलैप करके पेयर्ड हो जाते। लेकिन इनके सभी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे हैं तो ये सहसंयोजक बंध नहीं बना सकते हैं। आयनन ऊर्जा अधिक है, इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए रासायनिक बंध नहीं बनाते हैं और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब ग्रुप 18 के तत्वों के यौगिकों की यदि बात करें तो हीलियम, नियॉन तथा आर्गन के अभी तक कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं है, कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं है। इनका अभी तक किसी भी यौगिक का पता नहीं चला। क्रिप्टन,
का एकमात्र यौगिक KrF2 ज्ञात है, लेकिन अभी तक इसके बारे में भी डिटेल नॉलेज नहीं आया है। ज़ेनॉन ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ कुछ यौगिकों का निर्माण करता है, कुछ यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था। एम्स में क्वेश्चन था एसर्शन रीजन टाइप का। एसर्शन था कि ज़ेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स, ज़ेनॉन कंपाउंड बनाता है। रीजन था, जो सही रीजन था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 5d ऑर्बिटल्स। ठीक है, ज़ेनॉन कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 5d ऑर्बिटल। ज़ेनॉन का आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 2 8 10 8 18 10 28 2 30 36 10 46 2 48 6 54 और 5d इसका खाली है। 5 ऑर्बिटल जब आ गया तो 5 में तो d आएगा, भले इलेक्ट्रॉन रहे या ना रहे। तो 5d ऑर्बिटल खाली है, इसलिए अपनी वैलेंसी को फैला सकता है। p से कुछ इलेक्ट्रॉन d में चले जाते हैं, जिसके चलते अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग करेगा तो बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ था एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में कि ज़ेनॉन यौगिक बनाता है। रीजन था कि 5d ऑर्बिटल की, रिक्त 5d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण। रिक्त 5d ऑर्बिटल है तो जब उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो p का इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ओवरलैपिंग करेगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और यौगिक बनाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग दीजिए ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स। ज़ेनॉन फ्लोरीन के साथ संयोग करके फ्लोराइड्स का निर्माण करता है, फ्लोराइड्स का निर्माण करता है। देखिए ज़ेनॉन फ्लोरीन के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर XeF2 का निर्माण करता है। ज़ेनॉन फ्लोरीन के साथ जब यही टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन बदल देंगे, 873 केल्विन टेम्परेचर और 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो बन जाएगा XeF4। और ज़ेनॉन फ्लोरीन के साथ यदि टेम्परेचर 573 केल्विन और प्रेशर 60 से 70 एटमॉस्फेयर रहे तो XeF6 का निर्माण होता है। यानी ज़ेनॉन 3 तरह के फ्लोराइड बनाता है, XeF2, XeF4 एंड XeF6। ठीक है ना? तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स के गुण। पहला, ये रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं, ये जल में विलय हो जाते हैं, जल में आसानी से ये अपघटित हो जाते हैं। जल अपघटन, जल की उपस्थिति में अपघटित होकर, देखिए XeF2 जब जल में अपघटित होता है तो XeHF और O2 देता है। XeF4 जल में जब अपघटित होता है तो Xe प्लस XeO3 HF और O2 देता है। XeF6 जब जल में अपघटित होता है तो XeO3 और HF देता है। इनका आंशिक जल अपघटन होता है। ये तो जो XeF2 जो है वह थोड़ा सा भी जल मिलेगा, लेस मात्र जल में भी अपघटित हो जाता है।
आंशिक जल अपघटन HCF6 का होता है तो HCOF4 और HCO2F2 प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वह है कि जेनन के फ्लोराइड का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में भी। जैसे जेनन डाइफ्लोराइड की बात करें, देखिए जेनन के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फ्लोरीन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साझा में चल गया तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 2। अब 8 में से 2 बॉन्ड में चल गया तो 6 बच गया, 6 मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3। तो 3 2 5 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर HCF इधर लोन पेयर हो गया, लोन पेयर लोन पेयर। तो कैसा इसका शेप हो गया, शेप इसका हो जाएगा लीनियर। लीनियर देखिए बिल्कुल सीधा है। अब देखिए HCF4 का IIT में एक बार पूछा हुआ था कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ HCF4 एंड लोकेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। HCF4 का स्ट्रक्चर बनाएं और सेंट्रल एटम यानी Xc पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाएं। देखिए जेनन के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 फ्लोरीन है तो 4 साझा में चल गया तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब 8 में से 4 शेयरिंग में चल गया तो 4 बचा, 4 मतलब कितना पेयर 2, तो लोन पेयर 2 हो गया। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो 4 2 6 यानी sp3d2। ठीक है, अब चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए स्क्वायर हो गया, इधर एक लोन पेयर हो गया और इधर एक लोन पेयर हो गया, यानी शेप इसका हो गया स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए मिटाते हैं। इसी तरह HCF6 का देखिए, जेनर के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और कितना बच गया, 6 निकल गया तो 2 बच गया मतलब 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो 6 एक साथ का मतलब कौन हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। ठीक है ना, तो चलिए जेनॉन हो गया, एक लोन पेयर हो गया और इधर F हो गया। देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, तो शेप हो गया इरेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। इरेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, तो ये हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन HCF6 का। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए निष्क्रिय गैसों के उपयोग, हीलियम का उपयोग गुब्बारा भरने में किया जाता है। बहुत हल्का होता है, हल्की गैस होती है, इसलिए गुब्बारा भरने में किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। नियॉन का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है। देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर या डॉक्टर वगैरह के यहाँ रहता है नेम प्लेट, उसमें नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है, रात में भी वह बहुत शाइन करता है। आर्गन का उपयोग धातुओं के वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग कहा जाता है, उसमें किया जाता है। और आर्गन का उपयोग बल्ब भरने में भी किया जाता है। तो ये हम लोग देखें ग्रुप 18 के तत्वों के उपयोग। इस तरह से हम लोग का P ब्लॉक समाप्त हो गया। आप सभी इसका नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।